हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट देखेंगे थ्रू एमसीक्यूज़। यानी एमसीक्यूज़ के फॉर्म में हम क्वेश्चन देखेंगे और वहीं से हम कुछ कंसेप्ट्स के बारे में भी समझ लेंगे। तो ये है पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने पहले ही बना लिया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी है नीरज पांडे ऑफिशियल। आप मेरे वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज यहाँ पूछ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट इनकरेक्ट। आपके सामने 4 स्टेटमेंट दिया है और आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा नॉट इनकरेक्ट है। तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। नॉट इनकरेक्ट का क्या मतलब है कि आपसे ट्रू स्टेटमेंट या फिर करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने के लिए कह रहा है। तो आपको सिंपली 4 स्टेटमेंट दे रखा है और आपको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है ओडी इज प्लान्ड चेंज, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल जो डेवलपमेंट है वहां से क्वेश्चन पूछा है। कह रहा है कि ओडी जो है एक प्लान्ड चेंज है एंड इट इंक्लूड्स स्पॉन्टेनियस चेंजेस मेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। सेकेंड है ओडी इज प्राइमरली फोकस ऑन चेंजिंग कल्चर बट नॉट द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर बेटर रिजल्ट। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है दी ओडी एक्टिविटीज are initiated, implemented and supervised by the top management. फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है OD is implemented through such interventions as sensitivity training, survey feedback, process consultation, grid training, team building, role playing and MBO management by objective। आपको बताना है चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। क्या सिर्फ ए सही है, या फिर ए और बी सही है, या फिर ए बी सी डी सभी सही है, या फिर सी और डी सही है। तो एक बार सबसे पहले ओडी के बारे में जान लेते हैं। तो ओडी को हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, और ओडी का जो कंसेप्ट है उसको दिया है रिचर्ड बेकर्ड ने। तो ये आपको पता चल गया। और आपको अब ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट होता क्या है। तो देखिए, जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपने कल्चर और स्ट्रक्चर में परिवर्तन करता है तो उसे हम ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ ओडी इज इक्वल टू सी प्लस एस। यानी ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट क्या होगा, जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपने कल्चर प्लस स्ट्रक्चर में परिवर्तन करता है तो उसे हम ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट कहते हैं। अब कल्चर का क्या मतलब है? कल्चर का मतलब है सिंपल वे में कि वे ऑफ लाइफ, ठीक है, कि किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे कि हिंदू में और मुस्लिमों में, दोनों रिलीजन में शादी होती है, लेकिन दोनों रिलीजन में शादी का जो तरीका है वो अलग होता है। तो यही क्या है, कल्चर है, एक वे ऑफ लाइफ है, ठीक है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर होता है। जैसे कई ऑर्गेनाइजेशन में आप देखोगे पंचुअलिटी बहुत ज़्यादा होती है, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन में जो ड्रेस कोड होता है उसमें जो कंपनी का लोगो होता है वो आप देखोगे कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो पहनते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं उसमें क्लैरिटी होती है। कई बार जो मैनेजमेंट का एटीट्यूड होता है टुवर्ड्स लेबर वेलफेयर वो अच्छा होता है। कई बार कम्युनिकेशन सिस्टम वो अच्छा होता है। तो ये है कल्चर। स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, जब आप एक हायरार्की देखते हो, यानी कि टॉप मैनेजमेंट हो गया, मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो गया और लोअर लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। जब इसमें हम कोई परिवर्तन करते हैं, यानी कोई पोजीशन को हम ऐड करते हैं या घटा देते हैं, ठीक है, जब कोई ऐड करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक तरीके से हटा देते हैं, तो ये स्ट्रक्चर हो गया। अब आप कहोगे कि ऑर्गेनाइजेशन जो डेवलपमेंट है उसमें हम कल्चर और स्ट्रक्चर में परिवर्तन कर रहे हैं। अब ये परिवर्तन करते कैसे हैं? ये परिवर्तन होता है कुछ टेक्निक के थ्रू, ठीक है, जिसे हम इंटरवेंशन कहते हैं। मैं यहाँ पे आपके लिए लिख दे रहा हूँ। ये जो परिवर्तन है इसको हम इंटरवेंशन या फिर टेक्निक टेक्निक या प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। अब ये इंटरवेंशंस जो है वो 2 तरीके के हो सकते हैं। फर्स्ट होता है बिहेवियरल और दूसरा होता है नॉन बिहेवियरल। तो एक बार फिर से मैं आपको ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के बारे में बता देता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है वो दिया था रिचर्ड बेकर ने। और जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपने कल्चर और स्ट्रक्चर में परिवर्तन करता है थ्रू इंटरवेंशंस, यानी कुछ टेक्निक्स के थ्रू ये परिवर्तन हम करते हैं, यानी कि कुछ टेक्निक्स के थ्रू हम ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर और स्ट्रक्चर में परिवर्तन करते हैं, तो उसे हम ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट कहते हैं। और ये जो टेक्निक है वो 2 भागों में डिवाइड किया गया है, बिहेवियरल और नॉन बिहेवियरल टेक्निक।
अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट कर क्यों रहे हैं, यानी हम ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर और स्ट्रक्चर में परिवर्तन कर ही क्यों रहे हैं। जाहिर सी बात है कुछ प्रॉब्लम होगी तभी हम कल्चर और स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हैं। तो देखिए कई बार ऐसा होता है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन ये फील करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में जो इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ गया हो। सपोज करिए दो एम्प्लॉय हैं ए और बी, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा उसको हम क्या कहेंगे, इंटरपर्सनल। तो जब ए और बी के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, सपोज कर लेते हैं कि कुछ ट्रस्ट इश्यूज हैं, तो उसके वजह से क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके से सफ़र करेगा। या फिर कई बार आप देखते हो कि जो ओल्ड एम्प्लॉयज़ हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को लगातार छोड़ के चले जाते हैं। कई बार एम्प्लॉय का जो मोरल होता है हाई नहीं होता है, कई बार एम्प्लॉयज़ जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उसको अचीव नहीं कर पाते। ऐसे बहुत से कारण हैं जिनके वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव नहीं कर पाती। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ही हम ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का सहारा लेते हैं। तो एक बार कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। फर्स्ट है ओडीज प्लान्ड चेंज, ठीक है, ये एक प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू होती है, ठीक है, ऐसा नहीं कि रैंडम हमें कुछ भी समझ में आया हम कर देते हैं। यहाँ पे लिखा है इट एक्सक्लूड, यानी कि इसमें हम स्पॉन्टेनियस चेंज और कैजुअल चेंजेस को इंक्लूड नहीं करते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। एक्सक्लूड लिखा हुआ है, इंक्लूड नहीं, यानी कि यहाँ पे एक प्लान्ड चेंज होगा, कभी रैंडम जो चेंजेस होते हैं उनको हम ओडी में इंक्लूड नहीं करते। नेक्स्ट दिया है द स्कोप ऑफ ओडी इज कॉम्प्रिहेंसिव। जो ओडी है वो काफ़ी डिटेल्ड होता है, यानी इसका मतलब ये नहीं है कि किसी एक डिपार्टमेंट में हमने कोई परिवर्तन कर दिया तो उसे हम ओडी कहेंगे, उसे हम एमडी कहेंगे, ठीक है, उसे हम मैनेजमेंट डेवलपमेंट कहेंगे। मैनेजमेंट डेवलपमेंट में हम क्या करते हैं, हम मैनेजमेंट यानी जो मैनेजर होता है उससे रिलेटेड कुछ परिवर्तन करते हैं। लेकिन हम ओडी में क्या करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का लगभग सारा पार्ट या फिर मेजॉरिटी जो पार्ट है उसमें परिवर्तन करते हैं। नेक्स्ट है ओडी इज अ लॉन्गर रेंज अफेयर। एक दिन में ये ओडी नहीं हो सकता, यानी ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एक दिन में हम नहीं कर सकते, इसको महीनों लग जाते हैं, कई कई बार तो सालों लग सकते हैं प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए। और ये जो ओडी जो प्रोग्राम तैयार किया जाता है, यानी कि ओडी एक्टिविटीज़ जो इनिशिएट किया जाता है या इम्प्लीमेंट किया जाता है या सुपरवाइज किया जाता है, ये सिर्फ टॉप मैनेजमेंट द्वारा किया जाता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें। अब आप ये जानते हैं कि चूंकि ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एक लॉन्ग रेंज अफेयर है, ठीक है, एक लंबा समय इसमें लगता है, काफ़ी पैसा इन्वॉल्व होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन को ये चाहिए कि एक एक्सपर्ट को बुलाया जाए, ठीक है, एक आउटसाइड कंसल्टेंट को बुलाया जाए या फिर चेंज एजेंट को बुलाया जाता है, जो कि वो एक्सपर्ट होते हैं उस काम के और उनके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस होता है इस तरीके से ओडी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। ओडी प्राइमरली फोकस ऑन चेंजिंग कल्चर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए मैंने आपको पहले बताया कि ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर और स्ट्रक्चर में ही तो परिवर्तन कर रहे हैं, तो ये इजी था। नेक्स्ट है ओडी इम्प्लीमेंटेड थ्रू इंटरवेंशंस। अब ये ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट है, हम डेवलपमेंट करते हैं कुछ टेक्निक के थ्रू, जिसको हम टेक्निक या इंटरवेंशन या प्रोसेस कहते हैं। और यहाँ पे कुछ इंटरवेंशन या टेक्निक के बारे में दिया गया है, जैसे सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, सर्वे फीडबैक, प्रोसेस कंसल्टेशन, ग्रिड ट्रेनिंग, टीम बिल्डिंग, रोल प्लेइंग और मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ये कुछ टेक्निक हैं, आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है ओडीज डायनेमिक प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट जो होता है वो डायनेमिक होता है, स्टैटिक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये सिचुएशन पे बेस्ड होता है, ठीक है, कंटीजेंसी अप्रोच है ये, क्योंकि अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग टेक्निक का हम इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के बारे में पता चल गया होगा। अब वापस से क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो नॉट इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट का मतलब क्या है कि आपको करेक्ट पूछा है, ठीक है, क्योंकि नॉट लगा हुआ है यहाँ पे। तो पहला देखते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि ओडी इज अ प्लान्ड चेंज। देखिए प्रॉपर प्लानिंग के साथ इसको परिवर्तन किया जाता है, तो ये तो सही है। बट आगे देखिए लिखा है इट इंक्लूड्स स्पॉन्टेनियस चेंज। देखिए स्पॉन्टेनियस चेंज या फिर कैजुअल चेंजेस जो होता है इसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं, इसीलिए मैंने आपको पीछे कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ाया था कि इट एक्सक्लूड, ठीक है, इंक्लूड नहीं होता बल्कि एक्सक्लूड होता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। तो जिस ऑप्शन में भी आप ए देखो उसको आप एलिमिनेट कर सकते हो, जैसे ए, बी और सी तीनों जो ऑप्शन है एलिमिनेट हो गया, तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल गया। लेकिन हम वापस से सारे स्टेटमेंट को इवेलुएट करेंगे। बी कह रहा है कि ओडी प्राइमरली फोकस ऑन चेंजिंग कल्चर बट नॉट द स्ट्रक्चर। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हम ओडी में
कल्चर प्लस स्ट्रक्चर दोनों में परिवर्तन करते हैं। थर्ड देखते हैं, दी ओडी एक्टिविटीज आर इनिशिएटेड, इम्प्लीमेंटेड एंड सुपरवाइज्ड बाय दी टॉप मैनेजमेंट। देखिए ये बिल्कुल सही है। लास्ट देखते हैं, लास्ट स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है कुछ टेक्निक के द्वारा। यहाँ पे सारे टेक्निक के नाम दिए हैं आपको, जैसे सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, सर्वे फीडबैक, टीम बिल्डिंग, रोल प्लेइंग, ये सब कुछ टेक्निक्स हैं ऑफ ओडी। यानी कि स्टेटमेंट सी और डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दो लिस्ट दे रखा है, लिस्ट 1, लिस्ट 2। लिस्ट 1 में कुछ ग्रुप के बारे में बात कर रहा है, जैसे कजिन लैब ग्रुप, स्ट्रेंजर लैब ग्रुप, रेफरेंस ग्रुप, फैमिली लैब ग्रुप। और उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दे रखा है लिस्ट 2 में, जैसे मेंबर्स फ्रॉम सेम डिपार्टमेंट, मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप टू विच वन डिजायर टू बिकम मेंबर। और यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस दे रखा है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो पूछ लिया गया है आपसे सेंसिटिविटी ट्रेनिंग से। अगर आपको सेंसिटिविटी ट्रेनिंग के बारे में नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो एक बार हम सेंसिटिविटी ट्रेनिंग के बारे में जान लेते हैं। इससे पहले मैंने आपको ये बताया था कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ हम टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम ओडी इंटरवेंशन कहते हैं। और ये दो तरीके के हो सकते हैं। फर्स्ट होता है बिहेवियरल और दूसरा होता है नॉन बिहेवियरल। बिहेवियरल में आपको कुछ दे रखा है, जैसे सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, सर्वे फीडबैक, 360 फीडबैक, प्रोसेस कंसल्टेशन, ग्रिड ट्रेनिंग, टीम बिल्डिंग और रोल प्लेइंग। इसी तरीके से नॉन बिहेवियरल में भी दे रखा है आपको, फर्स्ट एमबीओ, सेकंड है रीडिजाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, थर्ड है जॉब इनलार्जमेंट, फोर्थ है जॉब इनरीचमेंट और फिफ्थ है जॉब रीडिजाइनिंग। तो यहाँ पे जो बिहेवियरल टेक्निक है उसी में से एक से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है, जो कि है सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। तो एक बार सेंसिटिविटी ट्रेनिंग को हम समझ लेते हैं। देखिए सेंसिटिविटी ट्रेनिंग को हम टी ग्रुप ट्रेनिंग कहते हैं। यहाँ पे टी का मतलब क्या है, ट्रेनिंग है, जो कि 1946 में यूज़ किया गया था। जब इंटरपर्सनल रिलेशन को हमें इम्प्रूव करना हो, जब हम इंटरपर्सनल रिलेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वहाँ पे हम सेंसिटिविटी ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हैं। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का क्या मतलब है कि ए और बी के बीच में जो रिलेशन होगा उसे हम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कहेंगे। तो जब हम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वहाँ पे हम सेंसिटिविटी ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे एक ग्रुप बना दिया जाता है, जैसे आप ग्रुप डिस्कशन देखते हो ना, उसमें क्या होता है कि 8 से 12 लोग होते हैं और उनको एक पर्टिकुलर जगह पे बैठा दिया जाता है, अपने जो वर्क प्लेस है उसके हटके, यानी किसी एक सेमिनार रूम में बैठा दिया जाता है, जो कि एक सिमुलेटेड सिचुएशन होता है, एक बनावटी सिचुएशन होता है, ठीक है। तो इसमें जो ग्रुप के मेंबर होते हैं वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं और वो अपने बारे में, यानी अपने बिहेवियर के बारे में और साथ ही साथ दूसरे के बिहेवियर के बारे में भी जानते हैं, और साथ ही साथ कुछ नॉलेज भी उनको मिलता है, स्किल भी मिलता है। और इस तरीके से जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है इसको इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है। और ये जो ग्रुप है इसको हम 3 कैटेगरीज में, 3 तरीके के ग्रुप्स में हम कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट है स्ट्रेंजर लैब ग्रुप, सेकेंड है कजिन लैब ग्रुप और थर्ड है फैमिली लैब ग्रुप। एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट है स्ट्रेंजर लैब ग्रुप। स्ट्रेंजर का क्या मतलब होता है, जिसे आप नहीं जानते हैं, आपके लिए जो अनजान हो। तो यहाँ पे जो ग्रुप होगा उसमें जो मेंबर होंगे वो स्ट्रेंजर होते हैं, यानी कि जो मेंबर होते हैं वो अलग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से लाए जाते हैं, ठीक है। और वो एक दूसरे से बिल्कुल भी जान पहचान उनकी नहीं होती, वो स्ट्रेंजर होते हैं एक तरीके से। तो इसको हम स्ट्रेंजर लैब ग्रुप कहते हैं। सेकंड है कजिन लैब ग्रुप। कजिन लैब ग्रुप में क्या होता है कि जो मेंबर होते हैं वो सेम ऑर्गेनाइजेशन से तो होते हैं लेकिन डिपार्टमेंट उनका अलग होता है। जैसे आप फैमिली में देखो, कजिन होते हैं, सेम फैमिली से होते हैं लेकिन बड़े पापा, चाचा या किसी और के लड़के होते हैं या लड़कियां होती हैं। तो कजिन लैब में क्या होता है, सेम ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर होते हैं लेकिन डिफरेंट डिपार्टमेंट से होते हैं। थर्ड है फैमिली लैब ग्रुप। फैमिली लैब ग्रुप का मतलब क्या है, सेम ऑर्गेनाइजेशन से हैं और सेम डिपार्टमेंट से हैं, यानी जो मेंबर हैं वो सेम डिपार्टमेंट से हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जैसे स्ट्रेंजर लैब ग्रुप में क्या है कि मेंबर एक दूसरे को अच्छी तरीके से नहीं जानते। कजिन लैब ग्रुप में क्या है, जानते हैं, थोड़ा बहुत हो सकता है ना जानते हों लेकिन थोड़ा बहुत तो जानकारी होगी। फैमिली ग्रुप में क्या होता है कि अच्छे से जानते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से एक दूसरे को मेंबर जानते हैं। तो ये 3 था, टी ग्रुप इसको बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कजिन लैब ग्रुप की।
तो कजिन लैब ग्रुप का क्या मतलब है कि सेम ऑर्गेनाइजेशन से होंगे लेकिन डिफरेंट डिपार्टमेंट से होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट का सेकंड से मैच करा सकते हैं। तो ए का सेकंड जिसमें नहीं है उसको एलिमिनेट कर दीजिए। देखिए एक ही ऑप्शन से आपको आंसर मिल गया। स्ट्रेंजर लैब ग्रुप में क्या होगा कि यहाँ पे स्ट्रेंजर है यानी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सेम ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो जो मेंबर होंगे वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से होंगे। रेफरेंस ग्रुप देख लीजिए। रेफरेंस ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसमें एक जो पर्सन होता है वो मेंबर बनना चाहता है, ग्रुप का मेंबर बनना चाहता है, यानी ग्रुप टू विच वन डिजायर टू बिकम अ मेंबर। तो यहाँ पे सी को मैच करा देंगे हम डी से। नेक्स्ट है फैमिली लैब ग्रुप। फैमिली लैब ग्रुप का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो मेंबर होंगे वो सेम डिपार्टमेंट से हैं, यानी फोर्थ का फर्स्ट हो जाएगा। तो सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। देखिए यहाँ पे सारे टेक्निक के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के बारे में नहीं पता है तो आप डिटेल में वीडियो मैंने पहले ही बना लिया है, उसको आप देख लीजिए, क्योंकि अगर आपको नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी नहीं कर सकते अच्छी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विथ रेफरेंस टू टीम लाइफ साइकिल। ठीक है, एक टीम होती है उसकी भी एक लाइफ साइकिल होती है, उससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन पूछा है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टीम्स स्टेज इज। एक टीम का अलग अलग स्टेज होता है, ठीक है, आपको उसका करेक्ट सीक्वेंस बताना है। ऑप्शंस पढ़ देता हूं मैं। पहला है स्टॉर्मिंग, फॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजर्निंग, या फिर फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, नॉर्मिंग, एडजर्निंग, या फिर फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजर्निंग, या फिर स्टॉर्मिंग, फॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, नॉर्मिंग और एडजर्निंग। आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है ऑफ अ टीम स्टेज, ठीक है। तो वापस से मैं आपको उसी ओडी इंटरवेंशन पे लेके आऊँगा कि मैंने अभी आपको बताया कि ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट जो है वो किसी टेक्निक के थ्रू की जाती है जिसे हम ओडी इंटरवेंशन कहते हैं, जो कि दो है, बिहेवियरल और नॉन बिहेवियरल। तो बिहेवियरल में आता है टीम बिल्डिंग, जहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब आइए एक बार टीम बिल्डिंग के बारे में जान लेते हैं। तो टीम का पूरा नाम है टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, ठीक है। तो एक टीम के बारे में आप सभी जानते होंगे कि एक टीम में कुछ लोग होते हैं जिनके पास कॉम्प्लीमेंट्री स्किल होता है। जैसे अगर मैं आपको क्रिकेट का एग्जांपल बताऊं तो क्रिकेट में आप देखोगे कोई बैट्समैन होता है, कोई फील्डर होता है, कोई विकेट कीपर होता है, कोई बॉलर होता है, कोई ऑलराउंडर होता है। तो वो सारे लोग क्या है, एक टीम का हिस्सा होते हैं और वो सारे लोग एक कॉमन पर्पस के लिए काम करते हैं, यानी किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए साथ में काम करते हैं और वो साथ में ही अकाउंटेबल होते हैं उस काम के लिए। तो ये आपने टीम के बारे में जान लिया। अब जान लेते हैं कि टीम बिल्डिंग का क्या मतलब है। टीम बिल्डिंग का मतलब है स्ट्रेंथनिंग अ टीम, ठीक है, कि एक टीम को किस तरीके से हम और बेहतर कर सकते हैं ताकि जो एक टीम है वो और ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड काम कर सके। और हर एक टीम का एक लाइफ साइकिल होता है, यानी कि टीम बनाई जाती है, वो मैच्योर होती है और बाद में उस टीम को एडजर्न कर दिया जाता है, यानी टीम को समाप्त कर दिया जाता है। तो टीम के 5 स्टेजेस हैं। शॉर्ट में आपको अगर याद करना हो तो आप याद कर सकते हैं FS NPA, ठीक है। F का मतलब है फॉर्मिंग, S का मतलब है स्टॉर्मिंग, N का मतलब है नॉर्मिंग, P का मतलब है परफॉर्मिंग और A का मतलब है एडजर्निंग। तो सबसे पहले एक टीम जो है वो फॉर्म की जाती है, ठीक है, बनाई जाती है। तो यहाँ पे जब एक टीम बनाई जाती है तो जो टीम के मेंबर होते हैं वो एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। सेकंड है स्टॉर्मिंग। तो स्टॉर्मिंग में क्या होता है, टीम मेंबर्स एक दूसरे को धीरे धीरे जानना स्टार्ट कर देते हैं, यानी वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और ऐसे सिचुएशन में आ जाते हैं कि वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है नॉर्मिंग। इसमें क्या होता है कि जो इंडिविजुअल हैं वो ऐसे स्टेज में होते हैं कि वो एक दूसरे को एक समय के बाद इन्फ्लुएंस करना बंद कर देते हैं। नेक्स्ट है परफॉर्मिंग। परफॉर्मिंग में क्या होता है कि टीम मेंबर जो होते हैं वो जो भी उनको फंक्शन, जो भी उनको टास्क दिया जाता है वो उसको परफॉर्म कर देते हैं। नेक्स्ट है एडजर्निंग। एडजर्निंग में क्या होता है, टीम जिस काम के लिए बनाई जाती है अगर वो काम पूरा हो जाता है या फिर एक पर्टिकुलर जो भी टाइम पीरियड है, जो टेन्योर है, अगर वो कंप्लीट हो जाता है तो उस टीम को उस टास्क के बाद या उस पर्टिकुलर टाइम के बाद एडजर्न कर दिया जाता है, यानी समाप्त कर दिया जाता है। तो ये था टीम बिल्डिंग का कंसेप्ट। तो एक बार स्टेजेस देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था शॉर्ट में इसको बोलते हैं FS NPA। तो सबसे पहले फॉर्मिंग होगा, तो जिस ऑप्शन में फॉर्मिंग नहीं है उसको आप एलिमिनेट कर दीजिए। देखिए 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिया। सेकंड होता है स्टॉर्मिंग। तो स्टॉर्मिंग देखिए दोनों ऑप्शन में है। थर्ड है नॉर्मिंग।
तो जिसमें नॉर्मिंग नहीं है उसको भी आप एलिमिनेट कर दीजिए। तो यहाँ पे होगा फर्स्ट फॉर्मिंग, सेकंड है स्टॉर्मिंग, थर्ड है नॉर्मिंग, फोर्थ है परफॉर्मिंग और फिफ्थ है एडजर्निंग। तो थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंक्रीजिंग द नंबर्स एंड वेराइटी ऑफ टास्क दैट एन इंडिविजुअल परफॉर्म रिजल्टिंग इन जॉब विथ मोर डाइवर्सिटी इज कॉल्ड। आपको बताना है कि जो एक इंडिविजुअल टास्क को परफॉर्म करता है उसमें अगर हम नंबर ऑफ टास्क या वैरायटी ऑफ टास्क को बढ़ा दें ताकि जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उसमें डाइवर्सिटी आ जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे? क्या इसे हम जॉब इनलार्जमेंट कहेंगे, क्या इसे हम जॉब इनरिचमेंट कहेंगे, या फिर इसे हम जॉब रीडिज़ाइन कहेंगे, या फिर इसे हम जॉब शेयरिंग कहेंगे? तो वापस से मैं आपको एक बार ओडी इंटरवेंशन दिखाना चाहूँगा। तो जब हम नॉन बिहेवियरल इंटरवेंशन की बात करते हैं तो उसमें तीन जो है इंपॉर्टेंट है, जॉब इनलार्जमेंट, जॉब इनरिचमेंट और जॉब रीडिज़ाइनिंग। एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जॉब इनलार्जमेंट की। तो जैसे नाम से पता चल रहा है कि हमें कुछ चीज़ों को इनलार्ज कर रहे हैं, यानी कुछ चीज़ों को हम ऐड कर रहे हैं। तो देखिए, जब भी हम एडिशनल टास्क या फिर एडिशनल वर्क जो कि सेम नेचर का है वो ऐड कर देते हैं तो वहाँ पे हम इसको जॉब इनलार्जमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बैंक क्लर्क है जो पहले पेमेंट करता था। अभी हमने क्या किया कि हमने पेमेंट के साथ साथ इसको डिपॉजिट का भी काम दे दिया, यानी हमने एक एडिशनल टास्क उसको थमा दिया। पहले पेमेंट वो करता था काउंटर पे, अब उसको हमने बोल दिया कि आप पेमेंट के साथ डिपॉजिट भी लोगे। ठीक है, तो इसे हम जॉब इनलार्जमेंट कहते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना कि जॉब इनलार्जमेंट में हम एडिशनल टास्क या फिर एडिशनल वर्क जो है असाइन कर देते हैं, वो भी सेम नेचर का। और जॉब इनलार्जमेंट को हम हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन ऑफ जॉब कहते हैं, या फिर इसको हम हॉरिजॉन्टल जॉब लोडिंग या फिर हॉरिजॉन्टल जॉब इनलार्जमेंट के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं जॉब इनरिचमेंट की। जॉब इनरिचमेंट में क्या होता है कि हम जो एम्प्लॉय हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा देते हैं। सेम जॉब होती है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो क्लर्क यहाँ पे है इसको हमने कहा था कि पहले आप सिर्फ 50,000 रुपये तक का पेमेंट लेना, पहले था। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दे रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा के ये कह दे रहे हैं कि अब आपको 1 लाख रुपए तक का जो पेमेंट है वो रिसीव करना होगा। तो ये है जॉब एनरिचमेंट। यहाँ पे ये ध्यान रखना कि जॉब एनलार्जमेंट में हम टास्क को ऐड कर देते हैं, एडिशनल टास्क दे देते हैं। जॉब एनरिचमेंट में हम रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा देते हैं। जॉब एनरिचमेंट को वर्टिकल एक्सपेंशन ऑफ जॉब कहा जाता है। इसको हम वर्टिकल जॉब लोडिंग या फिर वर्टिकल जॉब एनरिचमेंट के नाम से भी जानते हैं। डिफरेंस मैंने आपको बता दिया कि जॉब इनलार्जमेंट में क्या होगा कि नया टास्क दिया जाएगा और जॉब इनरिचमेंट में हम रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा देंगे। अब वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि हमें वैरायटी ऑफ टास्क देना है, यानी कि हमें एडिशनल टास्क हमने उसको दे दिया है, तो इसको हम कहेंगे जॉब इनलार्जमेंट। आपने जॉब इनलार्जमेंट और जॉब इनरिचमेंट देख लिया। एक बार आपको मैं जॉब रीडिजाइनिंग और जॉब शेयरिंग के बारे में बता देता हूँ। जॉब रीडिजाइनिंग को हम जॉब री इंजीनियरिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हम इन दोनों का मिक्स करते हैं, यानी जॉब इनलार्जमेंट और जॉब इनरिचमेंट का मिक्स जो होता है वही जॉब रीडिजाइनिंग होता है। इसमें हम जॉब का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज कर देते हैं। कुछ जो टास्क होते हैं उसको हम ऐड कर देते हैं, कुछ टास्क को हम विड्रॉ कर लेते हैं, ले लेते हैं। तो जॉब रीडिजाइन क्या होता है? ये जॉब इनलार्जमेंट और जॉब इनरिचमेंट का ही एक मिक्सचर है। आखिरी है जॉब शेयरिंग। जॉब शेयरिंग का क्या मतलब है कि एक जॉब शेयर एक तरीके का अरेंजमेंट होता है, यानी कि एक फुल टाइम जो जॉब होती है उसको हम स्प्लिट कर देते हैं बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। ए और बी के बीच में अगर हम इसको स्प्लिट कर देते हैं तो उसे हम जॉब शेयरिंग कहेंगे। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब बात करते हैं फिफ्थ। फिफ्थ में भी आपको दो लिस्ट दे रखा है, लिस्ट वन, लिस्ट टू। लिस्ट वन में आपको कुछ टर्म्स दे रखा है जैसे सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, सर्वे फीडबैक, ग्रिड ट्रेनिंग, एमबीओ। और आपको लिस्ट टू में भी कुछ टर्म दे रखा है जैसे टी ग्रुप ट्रेनिंग, कर्ट लेविन, पीटर एबडकर और ब्लैक मॉर्टन। ये आपके सामने कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। तो मैंने आपको सेंसिटिविटी ट्रेनिंग के बारे में बता दिया है। सर्वे फीडबैक, ग्रिड ट्रेनिंग और एमबीओ के बारे में मैंने आपको अभी नहीं बताया है, तो आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग मैंने आपको बता दिया है। सर्वे फीडबैक, ग्रिड ट्रेनिंग और एमबीओ के बारे में एक बार जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सर्वे फीडबैक की। तो इसको दिया है कर्ट लेविन ने।
सर्वे फीडबैक में क्या होता है कि सर्वे फीडबैक बेसिकली एक टेक्निक है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन में जो भी करंट सिचुएशन है, जो भी करंट प्रॉब्लम चल रहा है, उससे रिलेटेड हम एक सर्वे करते हैं। और उस सर्वे को करने के लिए हम एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर बनाते हैं, यानी बहुत सारे क्वेश्चंस बनाते हैं और इस क्वेश्चंस को हम जो लोग होते हैं उनके सामने लेके जाते हैं और एक सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, यानी कि जो करंट सिचुएशन है उसको हम आगे चल के इम्प्रूव करने के लिए ये जो सर्वे है वो कंडक्ट करते हैं। तो सर्वे फीडबैक में आपको 2-3 चीज याद रखना होगा, जैसे इसको दिया है कर्ट लेविन ने। और सर्वे फीडबैक में हम जो ऑर्गेनाइजेशन की करंट सिचुएशन होती है उसको सही करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर तैयार करते हैं। तो अब बात करते हैं ग्रिड ट्रेनिंग की। तो अगर आपने मेरा लीडरशिप की थ्योरी का जो वीडियो है वो देखा होगा तो आपको ग्रिड ट्रेनिंग के बारे में पता होगा। तो ग्रिड ट्रेनिंग को हम मैनेजरियल ग्रिड के नाम से भी जानते हैं या फिर मैनेजरियल ग्रिड थ्योरी ऑफ लीडरशिप, जिसको दिया है रॉबर्ट ब्लैक और जेएस मॉर्टन ने। और इस थ्योरी में ये बताया गया था कि जो बेस्ट लीडरशिप स्टाइल है, जिसको हम टीम मैनेजमेंट स्टाइल कहते हैं, जिसको हम 9-9 स्टाइल भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि एक जो मैनेजर होता है, जो लीडर होता है, वो दो चीज़ों पे इक्वली इंपॉर्टेंस देता है। पहला होता है प्रोडक्शन और दूसरा होता है पीपल। यानी कि जब हम इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं टू प्रोडक्शन या टू पीपल, दोनों को अगर हम इक्वली इंपॉर्टेंस देते हैं तो उसे हम बेस्ट लीडरशिप स्टाइल कहते हैं या फिर इसे हम 9 और 9 स्टाइल कहते हैं। तो ग्रिड ट्रेनिंग भी क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इंटरवेंशन है या फिर एक टेक्निक है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रोडक्शन के साथ साथ जो पीपल है, एम्प्लॉयज़ हैं, उन पे ही इक्वली ध्यान देता है ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसे हम आसानी से फुलफिल कर सकें। अब बात करते हैं एमबीओ की, जिसको हम मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव कहते हैं। तो एमबीओ का जो कंसेप्ट है वो दिया है पीटर एफ ड्रकर ने। आप सभी को पता होगा, ईयर 1954। तो एमबीए जो है वो फिलॉसफी के साथ साथ एक अप्रोच है जो इसमें हम एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने की बात करते हैं। एमबीओ में हम क्या करते हैं कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होता है, जो भी ऑब्जेक्टिव होता है, उसे कलेक्टिवली हम डिसाइड करते हैं। यानी कि जो एम्प्लॉयर होता है वो और जो एम्प्लॉय होता है, दोनों लोग यानी मैनेजमेंट और एम्प्लॉय दोनों साथ मिलके ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल हैं उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो एमबीओ का जो कंसेप्ट है वो डिसेंट्रलाइजेशन पे फोकस करता है। अब वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। लिस्ट ए को लिस्ट 2 से आपको मैच कराना था। तो सेंसिटिविटी ट्रेनिंग को हम टी ग्रुप ट्रेनिंग के नाम से भी जानते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। सर्वे फीडबैक को दिया है कर्ट लेविन ने, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। ग्रिड ट्रेनिंग जो है उसको दिया है ब्लैक एंड मॉर्टन ने। और एमबीओ का कंसेप्ट जो दिया है वो दिया है पीटर एफ ड्रकर ने। तो यहाँ पे बी देखो, यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप इस दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं पर्सनली आपको व्हाट्सएप पे जो भी सॉल्यूशन होगा वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये था बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।